बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिज़ियोलॉजी पैरामेडिक्स फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम पढ़ रहे थे। हमने जो फर्स्ट चैप्टर था इसका कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर भी हमने हाफ पढ़ ली थी। ब्लड वेजल्स हमने पढ़े थे, वेंस, कैपिलरीज और आर्टरीज़ की एनाटॉमी और उनकी फिज़ियोलॉजी हमने पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या है स्टूडेंट्स? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमने जो जनरल सर्कुलेशन होती है ब्लड बॉडी के अंदर उसका सारा मैकेनिज़्म हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके जो टाइप्स है वो पढ़ेंगे। सर्कुलेशन इज़ द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आवर बॉडी। सर्कुलेशन क्या है? जो ब्लड की जो फ़्लो होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो ब्लड फ़्लो करता है, इसका जो सारा मैकेनिज़्म हमने पढ़ लिया था कि कैसे ब्लड हार्ट के वेंट्रिकल्स में आता है, वहाँ से किस तरह लंग्स में चली जाती है और फिर किस तरह वो वापस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी को चली जाती है। तो ये जो फ़्लो है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की, इसको हम कहते हैं कि ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है या ब्लड सर्कुलेशन है। देयर आर टू इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की हमारे साथ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। एक को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं और दूसरे को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि ये सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है। Systemic circulation has 84% of the total blood. In this circulation, the flow of oxygenated blood take place from the left ventricle through the aorta to the all part of the tissue of the body, and returning of oxygenated blood take place through the superior vena cava to the right atrium and inferior vena cava। दोनों वेना केवा इसमें शामिल होते हैं। तो जो सर्कुलेशन हमने पढ़ी थी उसमें हमने सिस्टमिक और पल्मोनरी दोनों मिक्स करके पढ़ी थी और उससे हम कहते थे कि ये जनरल सर्कुलेशन है। तो अब सिस्टमिक सर्कुलेशन कौन सी है? हमारी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है और फिर हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आयोटा के थ्रू हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को चली जाती है। तो इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल इसमें शामिल होती है, आयोटा इसमें शामिल होती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आयोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी को चली जाती है और फिर बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड वेना केवा के थ्रू सुपीरियर साइड से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और इन्फीरियर साइड से इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में चली आती है। तो इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? इस सर्कुलेशन को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, वेना केवा, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट एंड आयोटा, ये फोर जो पार्ट से ये फोर शामिल है इसमें। फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सी है? पल्मोनरी सर्कुलेशन हैज़ 9% ऑफ ब्लड। इन दिस सर्कुलेशन द फ्लो ऑफ deoxygenated blood from the right ventricle take place through pulmonary artery toward the lungs, where blood become oxygenated and return back through the pulmonary vein to the left atrium। तो अब जो हमारे हार्ट के राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाती है और वहाँ जाके ऑक्सीजनेशन होने के बाद, ब्लड साफ़ होने के बाद, उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम तक आ जाती है। तो इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? इस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें क्या शामिल है? इसमें हमारे हार्ट का राइट वेंट्रिकल शामिल है और राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी जाते हैं लंग्स को वो शामिल है। मतलब कि राइट वेंट्रिकल शामिल है, पल्मोनरी आर्टरी शामिल है, लेफ़्ट एट्रियम शामिल है और पल्मोनरी वेन शामिल है। तो इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है? टोटल जो ब्लड है सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो 84% होती है। अगर हम देखें, अगर इसके एग्जामाइन करें कि ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन के दौरान उसमें कितना होती है तो 84% होती है और अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम ब्लड को देखें तो 9% होती है।
तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है कि पल्मोनरी में कितना ब्लड होता है और सिस्टमिक में कितना ब्लड मौजूद होता है। ये हमारे साथ टाइप थे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के ब्लड सर्कुलेशन के 2 टाइप्स थे। अब है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बीपी जिसे हम कहते हैं वो क्या चीज़ होती है, वो उसकी नेचर क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे। Blood pressure may be defined as the force or pressure which the blood exert on the wall of the blood vessel. ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर को इस तरह डिफाइन की जाती है कि ये क्या है, फोर्स है या प्रेशर है। ब्लड का फोर्स या ब्लड की प्रेशर है कि जो प्रेशर, जो फोर्स ब्लड वेजल के वाल को अप्लाई करता है, ब्लड वेजल के वाल को एक्सर्ट करती है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। कि ब्लड वेजल से जा रही है, जाते वक्त जो प्रेशर ब्लड से एक्सर्ट हो के वाल को एक्सर्ट करती है, ब्लड वेजल्स के वाल को एक्सर्ट करती है, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। The atrial blood pressure is the result of the discharge of blood from the left ventricle into the already full aorta. एक हमारे साथ क्या होती है, जो आर्टियल ब्लड प्रेशर होती है जिसे हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, वो किस वजह से होती है? एक डायस्टोलिक बीपी होता है और एक सिस्टोलिक बीपी होता है। सिस्टोलिक बीपी वो होता है जो कि सिस्टोलिक बीपी जो है वो जो हम कहें कि 120/80, तो इसमें जो 120 है ये हमारे साथ सिस्टोलिक बीपी है और जो 80 है ये हमारे साथ क्या है? डायस्टोलिक बीपी है। तो जो आर्टियल ब्लड प्रेशर जो है ये किस वजह से होती है? जब ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से फुल आयोट्रा में, आयोट्रा क्या होता है? ऑलरेडी फुल होता है, उसमें ब्लड आई हुई होती है, फिर एक फोर्स के साथ वेंट्रिकल जब ब्लड को आयोटा को पुश करती है तो जो प्रेशर उस वक्त फील होती है उसको हम क्या कहते हैं? आर्टियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इनटू द आयोटा, द प्रेशर प्रोड्यूस इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होती है और ब्लड को आयोटा की तरफ पुश करती है तो उससे जो प्रेशर पैदा होता है उस ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इन एडल्ट इट इज़ अबाउट 120 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो इसकी यूनिट क्या होती है? हम किस यूनिट में लिखते हैं बीपी को? मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में लिखते हैं। तो एडल्ट में 120 जो है ये क्या है? एक एवरेज नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। व्हेन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होकर, जब सारे हार्ट में क्या होता है? वेंट्रिकल और आर्ट्रिया दोनों में डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन हो जाती है, एंड हार्ट इज़ रेस्टिंग फॉलोइंग द इजेक्शन ऑफ ब्लड की इजेक्शन के बाद जब हार्ट रेस्टिंग कंडीशन में चली आती है, द प्रेशर विद इन द आर्टरीज इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब इस रेस्टिंग कंडीशन में जो आर्टरीज में जो प्रेशर होती है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इन एन एडल्ट दिस इज़ अबाउट 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। और एडल्ट्स में अगर हम देखें तो एवरेज इसका कितना होता है? मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है, 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है। तो इसलिए हम एवरेजली 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी को कहते हैं कि ये नॉर्मल बीपी है। द ब्लड प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, द पोस्चर, सेक्स एंड एज ऑफ द इंडिविजुअल। जो ब्लड प्रेशर है ये क्या होती है? वेरी करता है, ये डिफरेंट होती है टाइम के साथ भी, डे के साथ भी, और पोस्चर और सेक्स और एज के साथ। मींस के पोस्चर मींस के बॉडी पोजीशन के साथ। मतलब ये कि अभी हम एक सोए हुए बंदे की बीपी चेक करें कि वो बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में है, सोया हुआ है, तो उसकी बीपी जो है वो कम रीडिंग उसकी आएगी बनस्पत खड़े हुए काम करने वाले बंदे के। तो इसीलिए कह रहा है कि बॉडी पोजीशन के साथ भी चेंज होती है। सेक्स मींस के मेल और फीमेल दोनों, इसमें चेंजेस आती है। मेल और फीमेल का जो बीपी होता है वो सेम नहीं होता, उनमें चेंजेस होती है। और एज के साथ भी इसमें चेंजेस आती है। जो ओल्डर पीपल होते हैं उनकी बीपी जो है वो हमेशा हाई होती है बनस्बत एडल्ट पीपल के, यंग एडल्ट पीपल के।
ड्यूरिंग बेड रेस्ट एट नाइट द ब्लड प्रेशर टेन टू लोअर। क्या होता है, रात के वक्त जब बंदा सो जाता है तो उसका बीपी जो है वो लोअर हो जाती है। इट इंक्रीज विद द एज, एज के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड इज़ यूजुअली हायर इन वुमेन देन इन मेन, और वुमेन में ज़्यादातर क्या होती है, बीपी जो है वो हायर होती है बनिस्बत मेन के। Arterial blood pressure is measured by use of a sphygmomanometer, which is usually expressed in the following manner. क्या होता है, आर्टियल जो ब्लड प्रेशर होती है इसको हम क्या करते हैं, आर्टियल ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमेनोमीटर के ज़रिए इसकी मेयरमेंट करते हैं। और यूजुअली बीपी कितना नॉर्मल है, 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी नॉर्मल होती है। अब है पल्स। पल्स हम किसे कहते हैं, द आर्ट्रियल pulse is a wave of increased pressure which is felt at the arteries when blood is pumped out of heart। जो arterial pulse होता है ये एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक वेव होती है जो कि जब भी आर्टरीज में जब हार्ट से ब्लड की पंपिंग हो जाती है तो आर्टरीज में क्या होता है, एक इंक्रीज प्रेशर महसूस होता है, एक वेव लाइक इंक्रीज प्रेशर महसूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे कर सकते हैं, इट इज़ नॉट द ब्लड पम्प बाय द हार्ट इनटू द आयोटा। ये जो पल्स होती है ये वो ब्लड नहीं होती कि जिस ब्लड को हार्ट ने आयोटा में पुश किया था, ये वो ब्लड नहीं होती, बल्कि इट इज़ द प्रेशर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द आयोटा। ये आयोटा से निकला हुआ वो प्रेशर होता है जो कि आयोटा में जब ब्लड जब पुश होती है आयोटा में तो आयोटा से जो प्रेशर निकलती है उस प्रेशर को हम कहते हैं कि ये पल्स है और ये वेव की शक्ल में आती है। विच ट्रेवल मोर रिपीटली देन ब्लड, ये ब्लड से पहले ट्रेवल करती है, पहले ये पल्स आ जाती है, पल्स पहले आ जाती है और उसके बाद ब्लड फ्लो करके आती है। तो ये वो ब्लड नहीं है जिसको हार्ट ने आयोटा तक पुश किया, ये वो प्रेशर है कि जो प्रेशर आयोटा ने एक्सर्ट की वाल्स पे, तो ये क्या है, हमारे साथ पल्स है, ये वेव की शक्ल में आती है। इसकी लोकेशन क्या है, इट मे बी फेल्ट एट एनी पॉइंट वियर एन आर्टरी अक्रॉसेस द बोन एंड लाइज सुपरफिशियली। इसको हम किसी भी उस एरिया में कि जहाँ बोन के ऊपर से आर्टरी गुजर रही हो वहाँ पे इसको हम फील कर सकते हैं। सुपरफिशियली ये फील होती है, सुपरफिशियली मीन्स के स्किन के नज़दीक, सुपरफिशियली ये सरफेस पे क्या होती है, फेल्ट होती है। इज़ ए रेडियल आर्टरी एट द फ्रंट ऑफ द व्रिस्ट, हमारा जो व्रिस्ट है, जो कार्पस है, हमारा कार्पल है जो हैंड का, जिसे हम व्रिस्ट भी कहते हैं, यहाँ पे कार्पल 8 कार्पल बोन्स होते हैं, इस एरिया में क्या होता है, रेडियल आर्टरी होता है। वो कहाँ होता है, एट द फ्रंट ऑफ द व्रिस्ट, हमारे व्रिस्ट के फ्रंट पे होता है, रेडियल बोन के ऊपर से गुजरा हुआ ये आर्टरी होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे रेडियल आर्टरी कहते हैं। जो हमारे थंब साइड में रेडियस बोन है उसके ऊपर से गुजरा हुआ होता है और इसमें हम फील कर सकते हैं। इसके अलावा कहाँ कर सकते हैं, द टेम्पोरल आर्टरी ओवर द टेम्पोरल बोन, जो हमारे हेड के साइड पे जो बोन है जिन्हें हम टेम्पोरल बोन कहते हैं, वहाँ से आर्टरी गुजर रही है उसको हम टेम्पोरल आर्टरी कहते हैं, वहाँ से भी हम फील कर सकते हैं पल्स को। आर द डोर्सलिस पेडिस आर्टरी एट द बेंड ऑफ द एंकल जॉइंट, ये हमारा जो एंकल जॉइंट है, टार्सल जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ से भी एक आर्टरी गुजर रही है, उसको हम डोर्सलिस पेडिस आर्टरी कहते हैं, वहाँ से भी हम पल्स को फील कर सकते हैं। तो ये कुछ लोकेशन एरिया थी पल्स को फील करने की। अब है इसकी नॉर्मल वैल्यूज़। नॉर्मल पल्स रेट रेंज इज़ फॉलोज। इन न्यू बर्न द पल्स रेट इज़ 140 टाइम पर मिनट। न्यू बर्न में क्या होता है, पल्स रेट जो होता है वो 140 टाइम पर मिनट नॉर्मल होती है। अगर एज 10 ईयर्स को पहुंच जाए तो 80 to 90 टाइम पर मिनट होती है, और एडल्ट्स की कितनी होती है, 60 to 80 टाइम पर मिनट्स उनकी पल्स होती है। तो ये कुछ एवरेज वो वैल्यूज़ है, ये फिक्स वैल्यू नहीं होती। किसी बुक में कुछ और वैल्यू दिया होता है, किसी बुक में कुछ और वैल्यू दिया होता है, और ये जो है आप लोगों को यही याद करने हैं। और अगर MCQs में ऑप्शंस आए तो आप लोग यही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों के बुक में यही वैल्यूज़ जो है वो दिए गए हैं, तो इनको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना ज़रूरी है। पल्स प्रेशर,
पल्स प्रेशर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, इनमें जो डिफरेंस होती है उसको हम कहते हैं कि ये पल्स प्रेशर है। किस तरह इसको हम मालूम करेंगे पल्स प्रेशर को? सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। जो हमारे साथ सिस्टोलिक प्रेशर आएगी उसको हम माइनस करेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर को उससे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्लड प्रेशर चेक की किसी पर्सन की, तो उसकी 120 mmHg उसकी सिस्टोलिक पीपीआई और 80 mmHg उसकी डायस्टोलिक पीपीआई। तो हम 180 को माइनस करेंगे 120 से। जब हम 80 को 120 से माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू रह जाएगी वो हमारे साथ पल्स प्रेशर की वैल्यू होगी। मींस यहाँ पे अगर हम 120 से 80 को माइनस करें तो क्या रह गया? 40 mmHg रह गया। तो ये 40 mmHg इस बंदे का, जिस बंदे की 120/80 बीपी थी, इसकी पल्स प्रेशर जो है वो 40 mmHg है। इसी तरह अगर आप लोग बीपी चेक करें और उसमें जो वैल्यू सिस्टोलिक आए और डायस्टोलिक आए, उन दोनों को एक दूसरे से, सिस्टोलिक से डायस्टोलिक को माइनस करें और फिर इस तरीके से उनका जो पल्स प्रेशर है वो आप लोग मालूम कर पाएंगे। कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या है? कार्डिक आउटपुट को सिंबल क्यू दिया गया है। द कार्डिक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय द हार्ट पर मिनट। कार्डिक आउटपुट जो है ये ब्लड की वो अमाउंट होती है जो कि हार्ट पंप करती है हर 1 मिनट में। पर मिनट जितने अमाउंट में ब्लड को हार्ट पंप करती है उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। कार्डिक आउटपुट को हम किस तरह मालूम करते हैं? जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम आगे आ रही है, हम पढ़ेंगे कि क्या होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट से। हार्ट रेट किसे कहते हैं? बीट पर मिनट। पर मिनट जो हार्ट जितना बीट करता है उसको हम हार्ट रेट कहते हैं, और पर मिनट जितने अमाउंट में ब्लड को पंप करता है उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। इनका एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं होना। कार्डिक आउटपुट जो है वो उस ब्लड की अमाउंट है कि पर मिनट कितने मकदार में ब्लड हमारा हार्ट पंप कर रहा है, उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। और हार्ट रेट के पर मिनट हमारा हार्ट कितनी दफ़ा बीट कर रहा है उसको हम हार्ट रेट कहते हैं। एवरेज कार्डिक आउटपुट इज़ 5 लीटर पर मिनट। जो एवरेज कार्डिक आउटपुट ली गई है वो कितनी है? 5 लीटर पर मिनट है। मींस के हर 1 मिनट में क्या करता है हमारा जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड को पंप करती है। तो ये कार्डिक आउटपुट है। कार्डिक आउटपुट को आपको यहाँ पे मालूम करने का तरीका दिया गया है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कार्डिक आउटपुट को? आप लोग पहले स्ट्रोक वॉल्यूम मालूम करेंगे। जो उस पेशेंट की स्ट्रोक वॉल्यूम आपके साथ आएगी उसको उसके हार्ट रेट का मालूम करेंगे कि हार्ट रेट उसकी कितनी है, पर मिनट कितना बीट कर रहा है उसका हार्ट। ये दोनों मालूम करके फिर इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपके साथ वो होगी आपकी कार्डिक आउटपुट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल, मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कंट्रक्शन। जब वेंट्रिकल्स की कंट्रक्शन होती है तो वेंट्रिकल से जो जितने मकदार में ब्लड इजेक्ट होता है, ब्लड बाहर की तरफ चला जाता है। यानी अगर राइट वेंट्रिकल से हम देखें तो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, और अगर लेफ़्ट साइड में हम देखें तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होती है तो आयोर्टा में ब्लड चला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि मोस्टली लेफ़्ट वेंट्रिकल। जब हार्ट की कंट्रक्शन हो जाती है तो जब वेंट्रिकल्स की कंट्रक्शन के दौरान लेफ़्ट वेंट्रिकल से जितने अमाउंट में ब्लड आयोर्टा को चला जाता है, कंट्रक्शन में आयोर्टा को चला जाता है, आयोर्टा के अंदर चला जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml पर बीट होती है। मतलब एक बीट में, एक कंट्रक्शन में 70 ml ब्लड जो है वो हार्ट की जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आयोर्टा को छोड़ देती है। इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब इस स्ट्रोक पेशेंट का पहले हम क्या करेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम मालूम करेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम मालूम करेंगे, फिर उसकी हार्ट रेट मालूम करेंगे, और फिर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे साथ कार्डिक आउटपुट होगी। यहाँ पे है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? ईडीवी जिसे हम कहते हैं। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल।
हर डायस्टोल के बाद, डायस्टोल क्या है, हार्ट की जो रिलैक्सेशन होती है, जब भी हार्ट की रिलैक्सेशन हो जाती है तो उस वक्त अगर हम देखें तो कितने जितने वॉल्यूम में ब्लड हार्ट के अंदर मौजूद होती है उस वॉल्यूम को हम कहते हैं कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जब हार्ट की डायस्टोल हो जाती है, हार्ट की कंप्लीट डायस्टोल हो जाती है, उस टाइम हार्ट के अंदर जो जितनी ब्लड की मिकदार होती है उसको हम कहते हैं EDV, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इट इज़ यूजुअली अबाउट 110 to 120 ml। ये आमतौर पर कितना होता है, या 110 ml होता है या 120 ml तक हो जाती है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हम किसे कहते हैं, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल। जब हार्ट की कंट्रक्शन हो जाती है, जब हार्ट की सिस्टोल यानी क्या है, कंट्रक्शन जब हो जाती है, तो कंट्रक्शन होने के बाद जितने मकदार में ब्लड हार्ट के अंदर रह जाती है उस मकदार के ब्लड को हम कहते हैं कि ये क्या है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। मीन्स कि हर सिस्टोल के बाद, हर कंट्रक्शन के बाद, कंप्लीट कंट्रक्शन होने के बाद फिर भी जितना मकदार में ब्लड अंदर रह जाता है उसको हम कहते हैं ESV, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये कितनी होती है, 40 to 50 ml होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG। ECG क्या है, ECG एक मशीन होती है, एक जिसके ज़रिए क्या करते हैं, ECG मशीन जो होती है इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अक्सर MCQs में आता है कि पहले ज़माने में इसको क्या कहा जाता था, तो EKG कहा जाता था। तो अभी ये क्या है, मीन्स कि वो उस ज़माने में जो कार्डियो है इसका स्पेल जो है वो K से लिखा जाता था, इस वजह से EKG कहा जाता था। और अब कार्डियो का स्पेल जो है वो C से लिखा जाता है, इस वजह से अभी ECG इसे हम कहते हैं। मीनिंग इलेक्ट्रिकल कार्डियो हार्ट और ग्राफी मीन्स ग्राफ। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मीन्स कि इसमें हम जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसे एक ग्राफ पेपर पे स्टडी करते हैं, स्पेसिफिक ग्राफ पेपर पे उसे स्टडी करते हैं, इस वजह से इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ऑन स्पेसिफिक पेपर इज कॉल्ड ECG। क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पेपर पे जब हम हार्ट के एक्टिविटी को, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी करते हैं तो उसे ECG कहा जाता है। इम्पोर्टेंस क्या है ECG की, द इम्पोर्टेंट ऑफ ECG इज अंडर। फर्स्ट नंबर है, इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम ECG आर यूज टू डायग्नोज डिफरेंट काइंड ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम। जो इन्फॉर्मेशन ECG से हमें मिल जाती है उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के कार्डिक प्रॉब्लम जो होते हैं उनकी तशख़ीस हो सकती है। मीन्स के जितने भी डिजीज़ होते हैं कार्डिक से रिलेटेड, हार्ट डिजीज़ जितने भी होते हैं उनको ECG के ज़रिए डायग्नोज किया जाता है, उनकी तशख़ीस हो जाती है। हार्ट रेट कैन ईज़िली बी काउंटेड थ्रू ECG। जो हार्ट रेट है ECG के थ्रू इसे आसानी से काउंट किया जा सकता है। हार्ट रिदम कैन ईज़िली बी ऑब्जर्व थ्रू ECG। हार्ट की जो रिदम होती है, जो जो जारी रहती है ना, जो हार्ट की जो काम जो जारी रहती है, जो हार्ट की रफ्तार जारी रहती है, इसको क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। तो हार्ट की जो रिदम होती है इसे ECG के थ्रू आसानी से देखा जा सकता है कि हार्ट की रिदम जो है वो सही से चल रही है या नहीं। कार्डियक हाइपरट्रोफी कैन बी डायग्नोज थ्रू ECG। ECG करके हम अगर हार्ट में कार्डिक हाइपरट्रोफी हो गई है, हाइपरट्रोफी किसे कहते हैं, जब कोई ऑर्गन अपने साइज़ में लार्ज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये हाइपरट्रोफी हुई है। तो कभी कभार क्या होती है, कार्डिक हाइपरट्रोफी हो जाती है, ख़ास करके लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी मीन्स इन्लार्जमेंट ऑफ हार्ट। हार्ट क्या होती है, इन्लार्जमेंट हो जाती है किसी प्रॉब्लम की वजह से। जब ख़ास करके जिन बंदों में जो ब्लड की कमी होती है ना, तो उसका जो हार्ट है वो जल्दी जल्दी पंप करता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं पूरे बॉडी तक ब्लड को पहुंचाऊं, लेकिन ब्लड होती नहीं है, तो वो इस तरह तेज़ी से पंप करते करते क्या हो जाता है, साइज़ में वो एडप्टेशन करके साइज़ में बड़ा हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कार्डिक हाइपरट्रोफी। ख़ास करके लेफ़्ट वेंट्रिकल की हो जाती है जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो इसको हम ECG के ज़रिए आसानी से तशख़ीस कर सकते हैं। कार्डिक इस्कीमिया किसे कहते हैं, जब ब्लड सप्लाई लेस हो जाती है, ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है किसी ऑर्गन को, जिसे हम कहते हैं इस्कीमिया।
तो कार्डियक इस्कीमिया जो है इसे भी ईसीजी के थ्रू देखा जा सकता है कि इसको ब्लड सप्लाई की कमी तो नहीं है। कार्डियक इन्फेक्शन, कार्डियक इन्फेक्शन को भी देखा जा सकता है। कार्डियक इन्फेक्शन किसे कहते हैं? जब हार्ट टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं या कार्डियक इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये भी आसानी से ईसीजी के थ्रू देखा जा सकता है। Other cardiac problem can also be observed and diagnosed through ECG। इसके अलावा भी जितने कार्डियक प्रॉब्लम होते हैं, फॉर एग्जांपल कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है कि कोरोनरी आर्टरीज में कोई प्लग बन जाती है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड की फ़्लो रुक जाती है और आगे ऑक्सीजन जब नहीं मिलती हार्ट के मसल को तो वहाँ पे टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है। इसकी तरह और भी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको भी ईसीजी के थ्रू देखा जा सकता है, जो कि हार्ट के मसल में जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस डायग्राम में बीपी चेकिंग का तरीका दिखाया गया है कि बीपी की चेकिंग किस तरह करते हैं। आपको एक डायग्राम शो की गई है और यहाँ पे आप लोगों को जो ईसीजी है इसका ग्राफ पेपर भी दिखाया गया है। ईसीजी में हमारे साथ कितने वेव होते हैं? ईसीजी में हमारे साथ 3 टाइप ऑफ वेव होती है। एक पी वेव जिसे हम कहते हैं, दूसरे को QRS वेव कहते हैं और तीसरे को हम टी वेव कहते हैं। जो पी वेव होता है वो आर्ट्रिया की कंट्रक्शन का हमें शो करता है, आर्ट्रिया की कंट्रक्शन शो करती है। जो QRS वेव होते हैं वो वेंट्रिकल्स की कंट्रक्शन को शो करते हैं और जो टी वेव होता है वो कार्डियक जो रिलैक्सेशन होती है हार्ट की उसको हमें क्या करते हैं? शो करते हैं। ईसीजी एपेरेटस, ईसीजी एपेरेटस इसका क्या है? द apparatus by which ECG is recorded called ECG machine or electrocardiogram। जो जो apparatus यूज़ होती है, जो चीज़ें यूज़ होते हैं ECG करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? जो उसको हम क्या कहते हैं? ECG करने के लिए जो 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 चीज़ें जो apparatus चाहिए होती है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ECG मशीन है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ऑल ईसीजी मशीन रन एट इन स्टैंडर्ड रेट। तमाम ईसीजी मशीन जितने भी होते हैं वो एक ख़ास रेट पे क्या होती है? रन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 mm पर सेकेंड ऑन ए स्टैंडर्ड मार्कर पेपर। एक जो स्टैंडर्ड पेपर होता है इसका एक स्टैंडर्ड पेपर होता है, ग्राफ पेपर होता है। इसका जो एक स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर होता है उसमें कितना 25 mm पर सेकेंड ये इसकी मूवमेंट होती है, ये रन करती है। तो ये इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आपने MCQs पॉइंट के लिए याद रखनी है। द ईसीजी कंपोनेंट्स एंड रीडिंग, ईसीजी के कंपोनेंट्स और उनकी रीडिंग्स किस तरह होती है? द कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी एंड इट्स रीडिंग डिस्क्राइब बिलो। द ईसीजी हैज़ 5 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इट्स रीडिंग। ईसीजी में कितने होते हैं? 5 बेसिक कंपोनेंट्स होती है। जब हम इसे रीड करते हैं तब हमें 5 बेसिक कंपोनेंट्स मिलती है। वो कौन सी होती है वो बेसिक कंपोनेंट्स? पी है, कीव है, आर है, एस है और टी है। तो ये मिला के 5 बेसिक कंपोनेंट्स होती है। कंट्रक्शन ऑफ बोथ आर्ट्रिया इन कार्डियक साइकिल काज पी वेव ऑन ईसीजी पेपर। जब हार्ट कार्डियक साइकिल के दौरान दोनों आर्ट्रिया की जब कंट्रक्शन हो जाती है, एट्रियम की जब कंट्रक्शन हो जाती है, दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम की, तो ईसीजी पे कौन सी वेव बनती है? ईसीजी पे पी वेव बन जाती है। और जब बोथ वेंट्रिकल्स की कंट्रक्शन होती है तो ईसीजी पे QRS वेव जो है ये बन जाती है। और फिर जब वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन होती है तो ईसीजी पे क्या बनता है? टी वेव बन जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि जो एट्रियम की कंट्रक्शन होती है उसके लिए कोई वेव नहीं है। देखिए यहाँ पे
एट्रियम की कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए वेव है पी वेव है, वेंट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लिए क्यू आर एस वेव है, और फिर वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के लिए भी वेव होती है जिसे हम टी वेव कहते हैं। लेकिन एट्रियम के रिलैक्सेशन के लिए वेव ईसीजी पे नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट मुद्दत के लिए होती है, इस वजह से ईसीजी पे वेव नहीं बनती, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। और वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन थोड़ा लॉन्ग टाइम लेता है, इस वजह से इसके लिए टी वेव मौजूद है। Cardiac cycle on ECG. The cardiac cycle on ECG can be interpreted as, कैसे हम लिखेंगे कार्डियक साइकिल को ECG में, P वेव, एट्रियल कंट्रैक्शन, QRS वेव, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, और T वेव कार्डियक रिलैक्सेशन। इस तरह हम कार्डियक साइकिल को ECG पे शो करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन थी और इससे रिलेटेड जितने भी हमने स्टडी किया, उसमें अगर इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को कोई मसला है, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल दें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों का आंसर इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे और ये चैप्टर इसी के साथ लिम्फेटिक सिस्टम के साथ फिर ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।